ये धरती राम की सीता की, ये धरती कृष्ण की राधा की, ये धरती गालिब मीरा की, ये धरती संत कबीरा की, ये किसने शूल बो दिए। तो साहब ने मुझे वहाँ पढ़वा दिया और मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा कामयाब हो गया। 2 गज़ल पढ़ के मैं नीचे डाइस पे आया तो और लोग मेरे पास आए कि भाई हमारे मुशायरे में आ जाओ, हमारे मुशायरे में आ जाओ। उसके बाद मेरा ये सिलसिला शुरू हुआ और पहली बार मैं हिंदुस्तान से बाहर गया 1987 में, पाकिस्तान कराची में। वहाँ से फिर मेरा सिलसिला आलमी शुरू हो गया। इंटरनेशनल अखबार मुशायरों में शिरकत करना शुरू किया। कई बार तो अमेरिका जा चुका हूँ। मुझे अमेरिका ने सम्मानित भी किया, वहाँ की नागरिकता मुझे दी। एक दिन का खेल नहीं होता, एक शेर कह लिया आपने तो समझ लिया आपने शेर कह लिया। फिर राहत इंदौरी साहब मशहूर शायर रहे हैं, उनके साथ आपके ताल्लुकात कैसे रहे? मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। जब से हम लोग जब भी भोपाल आते थे या उस ज़माने में हम लोग साथ ही सफ़र करते थे, आखिरी लम्हे तक हम साथ रहे। और मुझे फ़ख्र है कि मेरी सदी में राहत इंदौरी भी थे, बशीर बद्र भी हैं और जॉन एलिया और इरफान सिद्दीकी साहब जैसी शख्सियात भी थीं। शायर ने जब शेर कहे तो वहाँ पे फिल्में जो बनाई जा रही थी उस दौर का दर्द था उसमें। हैरत तो ये है कि जो शायर ने शेर कह दिए हैं वो अदब में भी बड़ी अहमियत रखते हैं, फिल्म में भी अहमियत रखते हैं और आम जिंदगी के लोगों का एक हिस्सा भी है। देखिए भोपाल पे हमें फ़ख्र है। भोपाल हिंदुस्तान को एक मोहब्बत का दर्पण दिखाता है। इस तरह गुजरा है बचपन के खिलौने न मिले और जवानी में बुढ़ापे से मुलाकात हुई। बिस्मिल्लाह खां के ने जब घाट पे लेके गए थे गंगा पे बनारस के, हम कई शायर थे, उसमें राहत साहब भी थे। उस वक़्त कहा था, उन्हीं की तहरीक पे मेरा ये शेर हुआ था, तो मैं पेश कर देता हूँ। तुम भी पियो हम भी पिए रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, उर्दू शायरी की वो आवाज़ जिन्होंने मुशायरों को सिर्फ एक मंच नहीं बल्कि सवालों की जगह बनाया। उनकी शायरी में भोपाल की तहजीब, आम आदमी का दर्द और हर सवाल का जवाब मांगने का साहस भी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उर्दू शायरी के मशहूर शायर मंजर भोपाली साहब। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है DNN 24 पर। थैंक यू बेटा, शुक्रिया बहुत बहुत। जी सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। आपको गोपाल दास नीरज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जी ये तो मेरा नहीं है बल्कि पूरे भोपाल वालों का सम्मान है। जी ऐसे कई सम्मान और भी मुझे मिल चुके हैं, मगर मैं हमेशा ये भोपाल की ही नज़र कर देता हूँ क्योंकि इस भोपाल के वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जी सर, आपका नाम मंजर भोपाली, ये जो भोपाली जो शब्द है, ये जो उपाधि आपको मिली है, वो अपने आप में एक पहचान है और एक ऐलान भी है। इसको आप एक जिम्मेदारी मानते हैं या फिर कुछ और? देखिए मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने शहर का नाम अपने नाम के साथ लगाता हूँ। मेरा नाम जो है, जो मेरे मार्कशीट में है या मेरी जन्म के वक्त जो नाम रखा गया मेरे वालिद और वालदा ने, वो था सैयद अली रज़ा। जी जब मैंने शायरी शुरू करी तो मुझे एक पेन नेम की ज़रूरत पड़ी जिसे हम तक़ल्लुस कहते हैं उर्दू में, और वो मैंने फिर मंजर भोपाली के नाम से शायरी शुरू करी। तो जब से ही मेरे जहन में था कि मेरा ये बहुत खूबसूरत शहर जो मोहब्बतों का शहर कहलाता है, जो झीलों का शहर कहलाता है, जो अज़ानों का शहर कहलाता है, जो भजनों का शहर कहलाता है, जो साहित्य और अदब का शहर कहलाता है और ये शहर गज़ल कहलाता है। यहाँ बड़े बड़े शायर ये गुज़रे अपने ज़माने में, जो आज भी हमारे बीच से उनका जिस्म तो नज़र नहीं आता मगर उनकी शायरी, उनके ख़यालात हमें विरसे में मिले हैं। जैसे कैब भोपाली साहब जिन्होंने पाकिज़ा और रज़िया सुल्ताना में और कई फिल्मों में गाने लिखे। उसके अलावा उन्होंने मंजूम तर्जुमा किया शायरी में कुरान शरीफ के कुछ पारों का। इसी तरह ताज भोपाली साहब, ये बड़े लोग थे। शेरी भोपाली, असद भोपाली साहब जिन्होंने बहुत सैकड़ों गाने लिखे। इसके बाद आइए आप तो बासित भोपाली साहब थे। फिर ये तो भोपाल के हवाले से जिनके साथ भोपाल नाम लगा हुआ था।
और इसके अलावा रज़ा रामपुरी साहब, शिफा गवालियरी साहब, बशीर बद्र साहब, इशत कादरी साहब, न जाने कितने बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए। शायरी के हवाले से भी, नस्र के हवाले से भी इकबाल मजीद, यूसुफ साहब और बहुत सी अहम शख्सियतें हमेशा रहीं इस शहर में। और इसके जो बड़ी झील मेरे घर के सामने है, ये दुनिया की खूबसूरत तरीन झीलों में से एक झील है जिस पे भोपाल वालों को बड़ा नाज है। अगर आगरा में ताजमहल है तो हमारे पास ये खूबसूरत झील है। इसको देखे बगैर ना तो हमें सुकून मिलता कहीं दुनिया में, और ना हम जी सकते इसके बगैर। ये हमारी सांसों में, हमारी रगों में, हमारे खून में सरायत करी हुई है। जी सर, मैं आपकी शुरुआती ज़िंदगी के बारे में जानना चाहूँगी। आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा और आपको कब से शौक़ हुआ कि मुझे शायरी की दुनिया में आना चाहिए? देखिए, मेरा फैमिली बैकग्राउंड वालिद और वालदा की तरफ से तो बहुत शानदार था। हम लोग अचलपुर एक जगह है अमरावती डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में, वहाँ के रईसों में से, जागीरदारों में से थे मेरे दादा और दादी। उसके बाद वालिद साहब भोपाल तालीम के सिलसिले में आए। हम लोगों की तालीम के वालदा और वालिद साहब। यहाँ हमारे घर में जो माहौल था वो उर्दू का माहौल था, महज़्ज़ब माहौल था, तहज़ीब थी बड़ी ज़बरदस्त। एक विरासत में जो हमें सब कुछ मिला वो हमारी वालदा से मिला, वालिद से मिला। शायरी का जो हमारे घर का माहौल था वो ये था कि वालिद मोहतरम को बहुत ज़्यादा शेर याद थे, और उनके दोस्त जब आते थे तो वो शायरी में ही गुफ्तगू होती थी बेशतर। वालदा हमारी क्योंकि एजुकेशन से जुड़ी रहीं तो उन्होंने एक यहाँ प्राइवेट स्कूल खोला, जो जिस ज़माने में यहाँ प्राइवेट स्कूल का तसव्वुर ही नहीं था, कम था। तो शायद पहला या दूसरा स्कूल हमारा MPM के नाम से था इस्लामपुरे में। वहाँ से ये सब सिलसिला हुआ, वहीं से हमने शायरी का शौक़ हुआ। तो शायरी तो बिल्कुल मैंने कई बुज़ुर्गों से भी सुना है, किताबों में भी पढ़ा है कि शायरी सिर्फ गॉड गिफ्ट है, वो जिसे अता कर दे वही शेर कह सकता है। जी। तो मैं जब 9वीं क्लास में था तो स्कूल में जो कंपटीशन वगैरह होते थे शायरी के, उसमें हिस्सा लेता था। वहीं से मेरा ये शौक़ बेदार हुआ और आगे बढ़ा। फिर फैमिली में भी आपका वालिदा का रहा उनका। सर, बचपन के कुछ किस्से शेयर करना चाहेंगे आप? एक मैं जब आपके बारे में पढ़ रही थी तो एक पेड़ का किस्सा था, वो मुझे बताइए। असल में हम थे उस ज़माने में प्राइमरी स्कूल में, और गिन्नौरी स्कूल था मेरा वो। तो हमारे स्कूल में कंपटीशन था कि जो सबसे खूबसूरत फूलों का पौधा लेके आएगा उसे कुछ नंबर इजाफाई एग्ज़ाम में दिए जाएंगे। मेरे पास कुछ था ही नहीं, मैंने अम्मी से कहा नहीं, और मेरी वालदा ने से बोले बग़ैर मैंने एक पड़ोस में हमारे देवीलाल जी थे, उनके यहाँ बड़ा खूबसूरत उन्होंने गुलदस्ते बना रखे थे, गमले सजा रखे थे, अच्छे पेड़ लगा रखे थे। उसमें से एक पेड़ मैंने उठा लिया और उठाकर उनका गुलदस्ता लाकर अपने घर के सामने ही तोड़ दिया, और वो फूल ले जाकर मैंने अपने स्कूल में क्लास टीचर को पेश कर दिया। उन्होंने मेरे हाथ से लगवा दिया। शाम में देवीलाल जी आए जब घर लौटकर अपने कारोबार से, तो उन्होंने अपना गमला ढूंढना शुरू किया। गया ये किसने वहाँ खूबसूरत पे फूल लगा था उसमें गुलाब का, तो ढूंढते ढूंढते वो मेरे दरवाजे पे आ गए। हमारी वालदा ने उसे शिकायत करी कि देखिए आपके बेटे ने मेरा गुलदस्ता, अरे गुलदान और गमला मेरा खूबसूरत पौधे का लेके चला गया उठा के, और मुझे बताया भी नहीं, और ये देखिए आपके यहाँ मेरा गमला पड़ा है। अम्मी ने पूछा तो मैंने कहा हाँ मुझे ज़रूरत थी, मैं ले गया, किताब लगा दिया, अच्छी जगह लगा दिया, इनके घर से निकाल के मैंने दूसरी जगह लगा दिया, कोई ख़राब तो किया नहीं। उन्होंने मुझे बहुत नाराज़ हुआ, सज़ा दी, दिन भर खाना नहीं दिया कि तुमने चोरी करी, तुमने ये किया, अब तुम्हें 100 पेड़ लगाना पड़ेंगे। 100 पेड़ जब तक तुम ये नहीं करोगे जब तक तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। वो बचपन में मेरे जहन में वो बात रही। फिर मैंने यहाँ छोटी सी झरनिया एक जगह है वहाँ पे ज़मीन ख़रीदी। जब ज़मीन ख़रीदी वालिद साहब को लेके गया तो उन्होंने बड़े खुश हुए। उसके बाद वालदा को लेके नहीं गया कुछ दिन तक। उसके बाद मैंने बारिश के बाद वहाँ 100 पौधे लाकर मुख्तलिफ़ फलों के लगा दिए, और उसके बाद मैं वालदा को लेके गया कि अम्मा आपने मुझे ये सज़ा दी थी, अब मुझे माफ़ करिए, आप मेरी सज़ा आप माफ़ कर दीजिए। कि क्या हुआ, उनको तो जहन में भी नहीं था ये। तो उन्होंने मुझे गले लगा कर
फिर बहुत रोई वोई भी कि तुमने ये अभी तक मैं अपने जहन में रखा, ये बेटा ठीक है, अच्छी बात है, इससे जुड़ जाओ, तुमने अब सो लगाएं और कोशिश करो कि ये दुनिया को हरा भरा करने की जिम्मेदारी हर इंसान की है, तुम भी उसमें जो किरदार अदा कर सकते हो करो। तो मैंने तकरीबन 1000-1500 पौधे लगा लिए हैं। 1000-1500 जी, पौधे। मेरी किताब भी आई है उस पर, जी। वो साए में चले आओ। मैंने एक काम और किया फिर उनकी ज़िंदगी में कि मैंने मुख्तलिफ़ जो अलग अलग शायर हैं हमारे दुनिया भर के, जिन्होंने पर्यावरण पे शेर कहा है, पेड़ पे या टहनी पे या दरख्त पे लफ्ज़ आया उसके अंदर, उसके हवाले से, तो वो मैंने अब कलेक्शन किया। उस किताब का नाम रखा साए में चले आओ, और वो सारे पेड़ में सारे शेर मैंने उन दरख्तों पे लगाए, और उस किताब का विमोचन भी उसी बाग में किया। आज भी मेरे पेड़ मौजूद हैं और मैं अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा उनको चाहता हूँ। उनकी रखवाली करते हैं। तो सर, आपका पहला मुशायरा परफॉर्मेंस कहाँ पर हुआ था? जब आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आपने स्टेज पर खड़े होकर पहली बार परफॉर्म किया था? देखिए 50 साल हो गए तकरीबन मुझे डाइस पे। पहला मुशायरा जो मैंने पढ़ा है वो देवास का पढ़ा था, और मेरे उस्ताद थे रज़ा रामपुरी साहब, वो मधु थे, मैं तो उनके साथ चला गया था सुनने के लिए। तो एक जगह ऐसी आई जहाँ हमें थोड़ा सा स्पेस मिला, तो रज़ा साहब ने मुझे वहाँ पढ़वा दिया, और मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा कामयाब हो गया। 2 ही गज़लें थी मेरे पास, 2 गज़ल पढ़ के मैं नीचे डाइस पे आया, तो और लोग मेरे पास आए कि भाई हमारे मुशायरे में आ जाओ, हमारे मुशायरे में आ जाओ। दानिश अलीगढ़ी साहब थे रतलाम के, अखलाक अहमद साहब थे नागदा के, और मैं कश अजमेरी, इन तीनों लोगों ने वहाँ मुझे मधु कर लिया, और 17 15 रुपए में मुझे मधु करा उन्होंने। मैं चला गया। उसके बाद मेरा ये सिलसिला शुरू हुआ, और पहली बार मैं हिंदुस्तान से बाहर गया 1987 में, 1987 में पाकिस्तान कराची में। वहाँ से फिर मेरा सिलसिला आलमी शुरू हो गया। इंटरनेशनल अखबार मुशायरों में शिरकत करना शुरू किया, जॉन एलिया साहब के जश्न में गया, और बहुत से, यानी फिर तो कई बार तो अमेरिका जा चुका हूँ। मुझे अमेरिका ने सम्मानित भी किया, वहाँ की नागरिकता मुझे दी, सम्मानित नागरिकता लुईविल, जो मोहम्मद अली किले की जन्म स्थली है, उस शहर के मेयर ने बुला कर मुझे ये सम्मानित किया मुझे। तो वो भी मैं पहला ही शायर हूँ जिसे इस तरह का कि इसे सम्मानित किया गया है, ऑनर दिया गया उर्दू दुनिया और हिंदी दुनिया का। फिर जैसे इंटरनेशनली लेवल पर आप बाहर जा चुके हैं अलग अलग देशों में, वहाँ की ऑडियंस के बारे में जानना चाहूँगी। कैसी ऑडियंस होती है, क्या सुनना पसंद करते हैं वो लोग आपसे? देखिए शायरी तो आप कहीं भी सुनाइए, अगर आपके पास शायरी है और आप पर अच्छे परफॉर्मर हैं तो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर आप शेर सुना सकते हैं। बहुत से लोग उर्दू बहुत अच्छी तरह नहीं जानते हैं, हिंदी बहुत अच्छी तरह नहीं जानते हैं, मगर वो शायरी से दिलचस्पी रखते हैं, तो वो आते हैं। फिर हमें उसी लेवल की शायरी भी तलाशना कि इनको कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं हो जो इनके लिए मुश्किल हो जाए, तो आसान लफ्ज़ों में शायरी करते हैं। जहाँ तक अमेरिका से लेकर इंग्लैंड चले जाइए, पूरा यूरोप चले जाइए, फ्रांस, जो भी जाना, इटली, नॉर्वे, सिंगापुर, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आपके दारुस्सलाम, अफ्रीका, ईरान, जहाँ हिंदी उर्दू समझने वाले नहीं रहते मगर वहाँ इंडियन और पाकिस्तानी बहुत रहते हैं, तो ये उनके लिए एक मेला होता है, ये उनके लिए विरासती, यानी या वो अपनी विरासत को महफूज करना चाहते हैं और अपनी ज़बान से, जो लोग भाषा से दिलचस्पी रखते हैं वो लोग मुशायरे कराते हैं, और वही लोग उस मुशायरे में आते हैं बड़ी तादाद में, बाकायदा टिकट लेकर, बाकायदा ऐसा लगता है कि उत्साह को मनाया जा रहा है, और रात रात भर, यानी कम से कम 4 घंटे 5 घंटे का मुशायरा होता है जी। और सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे पड़ोसी मुल्कों से भी शायर जाते हैं, इंग्लैंड से भी आते हैं, अमेरिका के भी लोग आते हैं, कनाडा के भी लोग आते हैं, और इंटरनेशनल मुशायरे होते हैं, तो उसमें आपको अपना शायरी उनकी खिदमत में पेश करना पड़ती है। सर, कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो बाहर आपका जो अभी तक आपके साथ है, दिल को छूता हो आपके? देखिए बहुत सी चीज़ें हैं कि आप जब बाहर जाते हैं तो एक खुशी भी होती है, एक घबराहट भी होती है। जब मैं पहली बार अमेरिका 91 में गया तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अमेरिका क्या चीज़ है, मैं तो यही समझ रहा था कि भोपाल है, दिल्ली है, या ये है। जब मैं गया तो मैं हैरत में पड़ गया कि भाई मुझे तो एक नर्वस हो गया मैं जी। और लोगों ने भी, क्योंकि उम्र बहुत कम थी, तो उन्होंने कहा ये क्या शेर पढ़ेंगे, ये क्या शायरी सुनाएंगे,
ये तो हमारे ने जब इनको गलत बुला लिया, मगर मैं खामोश रहा और 2 दिन मुझे मिल गए न्यूयॉर्क में रेस्ट के। और मेरे साथ जो शायर थे वो तो सब बुज़ुर्ग थे, बड़े शायर थे, मैं अकेला जूनियर था। वहाँ जब डाइस पे आया तो लोगों ने कोई तवज्जो नहीं दी मुझे। जब डाइस पे आया और जब मैंने पहला शेर पढ़ा, और उसके बाद तो ये हाल था कि मुझे लोग हटाने नहीं देते थे, कि हटना ही नहीं चाहते थे, कि बस सुनाओ, अच्छा। सुनाते जाइए। और वहीं से एक मेरा शेर था कि कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर कहते हैं, जी। ये सदी हमारी है, वो सदी तुम्हारी थी, ये सदी हमारी है। ये शेर पढ़ा तो पूरे अमेरिका में मेरी एक गूंज हुई, मगर मेरे मुखालिफिन भी आए कि भाई ये चैलेंज दे दिया मीरो गालिब को, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। फिर एक गीत मैंने वाशिंगटन डीसी में पढ़ा कि मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, जी, जी। देश की तबाही का हिसाब दीजिए। जी। वो आज तक के वायरल है। आज तक ऐसी वायरल कई है। गज़लें, ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, अक्स पर ना इतराओ आईना हमारा है। उस ज़माने की जो शायरी थी वही मेरी यादगार शायरी बन गई, वही लम्हा मेरी यादगार हुआ। अगर मैं उस पहले मुशायरे में नर्वस हो जाता तो जी। मेरा पहला और आखिरी मुशायरा होता इंटरनेशनल का। बहुत लोगों की हौसला अफजाई से ही मैं यहाँ तक पहुँचा। जी। जी, सर ये जो आपने अभी बैंक की किताब वाला ये जो मुशायरा या गीत जो है, सर ये आपने उस दौर में लिखा था और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप सवाल उसमें पूछ रहे हैं। उस समय पर आपके ज़हन में क्या चल रहा था? वो दौर कैसा था जब आपको ये लिखने की मतलब ये लिखा गया उस दौर में ये? देखिए, हम गालिब और मीर को भी पढ़ रहे हैं तो मीर का एक शेर है कि दिल्ली में उनको भीख भी मिलती नहीं है आज, दिल्ली में उनको भीख भी मिलती नहीं है आज, था कल तलक दमाग जिन्हें ताजो तख्त का। जब दिल्ली उजड़ी तो उन्होंने ये शेर शायद कहा था। और उसके बाद शायरी की कोई उम्र नहीं होती, ये एक दिन भी जी सकता है शेर और सदियों तक आपके साथ सफ़र करेगा। तो मेरा ये गीत मैंने जब कहा था तो उस ज़माने में भी कुछ ऐसे ही हालात थे, समाज में भी और हमारी सियासत भी थोड़ी भटकी हुई थी। तो मैंने उसको पेश नज़र रख के उसके पस मंज़र में ये गीत कहा था कि भाई मैं जो देख रहा हूँ, मैं जो सुन रहा हूँ, मैं जो जी रहा हूँ, उस पे शायरी करी मैंने उस ज़माने में। और वो शायरी मैं समझता हूँ कि आज भी सच है। हालात हमारे मुल्क के ज़रूर तरक्की याफ्ता हो गए, हम तरक्की कर गए, हमने कुछ तरक्की की, मगर समाजी और सियासी तौर पर हम आज भी वहीं खड़े हुए हैं। जो मेरा गीत आप लोग सुन रहे हैं और उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, लोगों को शायद उससे कुछ परेशानी भी हो रही है, मगर उसकी ज़िम्मेदारी मेरी नहीं है। मैंने तो 30 साल 40 साल पहले वो गीत कहा है जी। और आज अब वो लोग आज भी उसकी डिमांड है, लोग पसंद कर रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, तो इसकी ज़िम्मेदारी मेरी नहीं हो सकती। शायरी अगर है और दिल को छूने वाली शायरी है और सच्ची शायरी है तो कभी मर नहीं सकती, वो हमेशा ज़िंदा रहेगी। जी, बिल्कुल सर। सर ये जो गीत है सर इसकी 2 लाइन्स अगर हमारे ऑडियंस के लिए आप गा दें तो? मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। गांव गांव जख्मी फजाएं हो गई, जहरीली घर की हवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो गई। दीजिए आवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। कैसी कैसी देखो योजनाएं खा गए, बेच कर ये अपनी आत्माएं खा गए, मार के मरीजों को दवाएं खा गए। इन्हें पद्मश्री का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। अरे वाह सर! तो ये आज के वक़्त को देखते हुए भी ये जो गीत है आपके मुताबिक ये सही बैठती है आज भी?
ये हमेशा बैठेगा यार। जब तक हमेशा। वक्त नहीं बदलेगा, जब तक हालात नहीं बदलेंगे, जब तक समाज हमारा नहीं सुधरेगा, जब सियासत अपनी दिशा परिवर्तन नहीं करेगी, तब तक ये ज़िंदा रहेगा, तब तक लोगों के दिलों की धड़कन बनता रहेगा। जी। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब आप शुरुआत कर रहे थे शायरी की दुनिया में, तो वो कौन से बड़े-बड़े शायर रहे जिनके साथ आपको समय बिताने का मौका मिला, एक अपॉर्च्युनिटी मिली उनसे सीखने के लिए? देखिए, मेरी एक किताब अभी आई है, इसका नाम है एतबार अदब, और इसे इंतसाब, एक उर्दू का मैगज़ीन है बहुत बड़ा, जी। सिरोंज का, उसने शाया किया है। तो ये मेरी तकरीबन 450 पेज की किताब है, जिसमें मुझे जिन शायरों के साथ, जिन अदीबों के साथ, जिन धर्म गुरुओं के साथ मैंने 50 साल में शेर पढ़े हैं, उनके सामने या उनके साथ बैठकर या उनकी खिदमत करके, तो उनके सारे नाम है, मैं उसमें से कुछ पढ़ देता हूँ, आपको बताता हूँ। देखिए इसके अंदर है, पहला है प्रोफेसर जगन्नाथ आज़ाद, रईस अमरोवी साहब, कैफ़ी आज़मी, ज़फ़र इकबाल साहब जो लाहौर पाकिस्तान के हैं, प्रोफेसर उन्वान चिश्ती, जॉन एलिया जो आज के बहुत मशहूर शायर हैं, अमजद इस्लाम जर पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर, पद्मश्री डॉक्टर बशीर बद्र साहब, प्रोफेसर सहर अंसारी साहब, प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हनफी साहब, डॉक्टर तकी आबदी जो कनाडा की बहुत बड़ी शख्सियत हैं, प्रोफेसर सैयद फजल इमाम, डॉक्टर गोपाल दास नीरज, मंजर रज़ा अली आबदी जो बीबीसी से एक अरसे तक जुड़े रहे और बहुत बड़े अदीब हैं, मोहसिन भोपाली, पंडित आनंद नारायण गुलजार जच्छी, कैसरुल जाफरी, प्रोफेसर अख्तरुल वासे, और आपके ज़ुबैर रिजवी साहब, इरफान सिद्दीकी साहब, नसीर तुराबी साहब, जॉन एलिया साहब, यानी बहुत से बड़े बड़े लोगों ने मेरे ऊपर 19वीं और 20वीं सदी के जो बड़े नाम थे, मैंने तकरीबन सभी लोगों के साथ मुशायरे पढ़ने का मुझे गौरव है, और मेरे ऊपर उन्होंने मेरी शायरी पर अपनी राय से और अपनी मोहब्बतों से भी मुझे नवाजा है। जो किताब मेरी है, साए में चले आओ, अरे वो एतबार अदब, और ये इंतसाब का नंबर है, ये मेरी ज़िंदगी का निचोड़ भी है। इसमें जिन जिन लोगों के साथ मैंने मुशायरे पढ़े, जिन्होंने मेरी किताबों पर लिखा, जिन्होंने मेरी शायरी पर लिखा, वो सब इसी में है। तो मुझे फ़ख्र है कि इस मामले में भी मैं भोपाल में पहला आदमी हूँ जिसने बड़ी शख्सियात की खिदमत करने का शर्फ हासिल हुआ और अपनी शायरी उनकी खिदमत में पेश करने का, मुशायरों के हवाले से और किताबों के हवाले से। मेरी 13 किताबें, 14 किताबें पाकिस्तान और इंडिया से छपी हैं। जी सर, राहत इंदौरी साहब मशहूर शायर रहे हैं, उनके साथ आपके ताल्लुकात कैसे रहे? मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। जब हम दोनों बहुत गरीबी के दौर से गुज़र रहे थे, तो वो मुझसे सीनियर थे 8-10 साल। जी। वो पेंटर थे और बुनियादी तौर पे वो बेहतरीन किस्म के, जैसे ये पिकासो की लगी है मेरे यहाँ पेंटिंग, इसी तरह वो पेंटिंग करते थे और बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे उस मामले में, हरफन मौला थे वो असल में। और वहाँ से वो जब मुशायरों में आए, तो उसके बाद मैं मुशायरे में आया। तो जब से हम लोग, जब भी भोपाल आते थे या उस ज़माने में हम लोग साथ ही सफ़र करते थे, आखिरी लम्हे तक हम साथ रहे। और मुझे फ़ख्र है कि मेरी सदी में राहत इंदौरी भी थे, बशीर बद्र भी हैं, और जॉन एलिया और इरफान सिद्दीकी साहब जैसी शख्सियात भी थीं, निदा फाजली भी थे, अहमद फराज साहब भी, और परवीन शाकिर भी थीं, अहमद नदीम कासमी साहब भी थे। यानी बहुत बड़ी शख्सियात के साथ मुझे वक्त गुजारने का मौका मिला, अपनी शायरी सुनाने का मौका मिला, उनकी खिदमत करने का मौका मिला। इसी शहर में मैंने जब शायरी शुरू करी तो कैब भोपाली भी थे, शेरी भोपाली साहब भी थे, उनको भी मैंने शेर सुनाए, बासित भोपाली साहब को भी शेर सुनाया, असद भोपाली और ताज भोपाली जैसी शख्सियत को भी शेर सुनाया, ज़फ़र सेबाई जो आज हमारे शहर के सबसे बड़े शायर हैं, उनको भी शेर सुनाता हूँ, और रज़ा रामपुरी तो मेरे उस्ताद ही थे। यानी ये कुल मिला के हिंदुस्तान का 19वीं और पाकिस्तान का 19वीं सदी का और 20वीं सदी का जो भी शायर है, तकरीबन मैंने फ़िराक़ साहब के साथ शेर पढ़े, फैज़ साहब को शेर सुनाया। तो ये सारी चीज़ें मेरे हिस्से में आई। सर, आपने इतने सारे लोग, बड़े मशहूर जो शायर रहे, उनके साथ आपने काम किया, उनके साथ स्टेज शेयर भी किया है। बशीर बद्र साहब के साथ आपके कैसे ताल्लुकात रहे, क्या एक्सपीरियंस रहे उनके साथ? बशीर बद्र अपनी सदी का अलबेला शायर था।
इकाई से लेकर तो उनकी जो आखिरी किताब है, अगर हम उसका मुताला करें तो हमें एहसास होगा कि ये सदियों में एक बार इस तरह के लहजे के शायर पैदा होते हैं। उसमें से एक शायर बशीर बद्र थे। आपको उनका कौन सा शेर पसंद है? उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने ज़िंदगी में, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। उनका एक शेर ने कई, खुदा ऐसे एहसास का नाम है, रहे सामने और दिखाई न दे। तो वो उनके साथ मैंने बहुत से मुशायरे पढ़े, उनके साथ मैंने सफ़र किए, उन्होंने मेरी किताब पर लिखा भी है। अब बदनसीबी हमारी है और अदब वालों की, साहित्य के लोगों की, कि वक्त से पहले वो बीमार हो गए और बहुत अच्छी शायरी करने से महरूम हो गए, सुनने से हम लोग महरूम हो गए और पढ़ने से। बशीर बद्र अगर अपने आज शेर कह रहे होते और अल्लाह उनको सेहतियाब रखता तो मैं समझता हूँ कि 21वीं सदी भी उनके ऊपर नाज करती। जी। सर, कितना जिम्मेदारी वाला काम होता है जब आप कुछ शेर लिख रहे होते हैं? क्या चीज़ें होती हैं जो जहन में चल रही होती है कि वो एज इट इज़ जब आप कलम से लिखें तो वैसे ही उसी फीलिंग के साथ कागज़ पर उतरे? देखिए, कोई भी फ़न हो बग़ैर ज़िम्मेदारी से तो मुकम्मल होगा नहीं। एक दिन का खेल नहीं होता। एक शेर कह लिया आपने तो समझ लिया आपने शेर कह लिया। शायरी ना तो मैं तो ये महसूस करता हूँ कि शायर कभी सोता ही नहीं है। वो सोते में भी जागता है और जागते में भी जागता है। उसकी ज़िंदगी सिर्फ़ शायरी के लिए है। वो सिर्फ़ शेर कह सकता है, दुनिया का दूसरा काम शायद नहीं कर पाता सलीक़े से। और शेर कहने का वक्त जब आपका मूड होता है या आपको ऐसा लगता है कि मुझे शेर कहना चाहिए, तो उस वक़्त फिर आपको तन्हाई भी चाहिए, लोगों से गुफ्तगू भी नहीं होना चाहिए, भीड़ से बचना चाहिए। सबसे पहली बुनियादी मामला है कि आप रोज़ सुबह होकर जब उठें तो 10-15 मिनट, आधा घंटा अपनी लाइब्रेरी में जाएं। अगर घरों में किताबें हैं तो उसका मुताला करें, पढ़ें। यानी आप ज़िंदगी में एक घंटा अपनी ज़िंदगी को किताबों के हवाले करना पड़ता है और फिर उसमें से देखना पड़ता है कि आज की शायरी क्या थी और आज से 400 साल पहले या 200 साल पहले या 100 साल पहले या 50 साल पहले शेर किस अंदाज से कहे जा रहे थे। आपको हमेशा तैयारी रखना पड़ती है शेर कहने के लिए। उसके बाद फिर आपका शेर होता है, आप कागज़ पे कलम रखते हैं, खुदा आपकी मदद करता है। जी। सर, भोपाल जो शहर है वो गंगा जमुनी तहज़ीब की एक मिसाल है दुनिया के सामने। आप अपनी शायरी में किस तरीके से उसको पिरोते हैं? जैसे कि आपने धरती पर एक शायरी गीत लिखा था, उसके बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, भोपाल पे हमें फ़ख्र है। भोपाल हिंदुस्तान को एक मोहब्बत का दर्पण दिखाता है। ये वो शहर है जहाँ कुछ भी हो जाए हिंदुस्तान में, मगर हम लोग मोहब्बत का दामन कभी नहीं छोड़ते। मगर मेरा मानना हमेशा से ये रहा है कि नफ़रत की उम्र बहुत कम होती है। नफ़रत की आंधी चलती है, कुछ बस्तियों को ताराज करती है, कुछ बस्तियों को उजाड़ती है, कुछ घरों को जलाती है, कुछ जिस्मों को ज़ख्मी कर देती है और फिर वो ख़त्म हो जाती है। मोहब्बत हमेशा हमारे साथ, हमारी माँ के पेट से लेकर कब्र तक साथ रहती है। मोहब्बत वो चीज़ है जिसके बग़ैर नफ़रती लोग भी ज़िंदा नहीं रह सकते। तो मोहब्बत ही है। नफ़रती लोगों की उम्र भी कम होती है और नफ़रत की उम्र भी कम होती है। तो ये भोपाल पे हमें फ़ख्र है कि हम जब से होश संभाला, यहाँ सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत है। आज भी हमारे हिंदू भाई हमारे घर आते हैं, हम उनके घरों में जाते हैं, उनके त्यौहार मनाते हैं, होली के रंगों में रंग जाते हैं, उनकी दिवाली में पटाखे छोड़ते हैं। वो हमारी मोहब्बतों में शामिल होते हैं, हमारी खुशियों में शामिल होते हैं। ये बहुत खूबसूरत शहर है। मैं तो दुआ करूँगा कि भोपाल जैसे सारी दुनिया में खूबसूरत शहर हो जहाँ सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत हो। जी बिल्कुल। तो सर, धरती पर जो आपने गीत लिखा था उसके 2 लाइन मैं धरती वाला सुना देता हूँ या आप कहें तो ये सुना देता हूँ। एक नया गीत सुन लीजिए आप आपके कहने वजह से। अगर आप ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण, ये धरती मस्जिद का आंगन, ये धरती संतों का चंदन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। ये धरती राम की सीता की, ये धरती कृष्ण की राधा की, ये धरती गालिब मीरा की, ये धरती संत कबीरा की,
ये धरती संतों का, ये धरती प्रेम का है मधुबन, ये दिल वालों की है धड़कन, ये किसने शूल बो दिए। ये धरती राम की सीता की, ये धरती कृष्ण की राधा की, ये धरती गालिब मीरा की, ये धरती संत कबीरा की, ये धरती प्रेम का है मधुबन, ये दिल वालों की है धड़कन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। अरे वाह सर, मैं पूरा दिन बैठ के ये सुन सकती हूँ। अब मैं बहुत ही आपको एक खूबसूरत गीत और गीत है। सुनाता हूँ। जी बिल्कुल। जो आपने मोहब्बत की बात करी, प्यार की बात करी, कि एक शायर अपने क्या चाहता है अपने देश से। जी शायर से तो देशवासी बहुत कुछ चाहते हैं कि चाहते ये है ना, मगर शायर भी तो कुछ चाहता होगा कि हमारे देश की सोने की चिड़िया था और आज क्यों नहीं कहलाता। तो मैंने कुछ शेर कहे हैं, समाप्त सुनाइएगा। यार बंद है गीत, बिल्कुल नया गीत है, पहली बार टेलीविज़न पे पेश कर रहा हूँ। अपनी ज़मीं पर आंसू बहुत हैं, खुशियाँ हैं कम, खुशियाँ बांट ले आजा, भुला दे दुनिया के गम। अपनी ज़मीं पर आंसू बहुत हैं, खुशियाँ हैं कम, खुशियाँ बांट ले आजा, भुला दे दुनिया के गम। छंद देखें। घिर आए रे दुख के बादल, हुआ जाता है मौसम बोझल, मुस्काने सारी खोने से पहले आ जाओ हम, खुशियाँ बांट ले आजा, भुला दे दुनिया के गम। चलो चल कर मोहब्बत बचाएं, वक्त है आदमियत बचाएं, इंसानियत की ये इल्तिजा है, मिलजुल के हम, खुशियाँ बांट ले आजा, भुला दे दुनिया के गम। अब के यूं आए जीने का मौसम, सबको मिल जाए जीने का मौसम, सपनों की जन्नत बनकर हकीकत चूमे कदम, खुशियाँ बांट ले आजा, भुला दे दुनिया के गम। एक शायर का सपना क्या है, कोई उजड़े घरों को ना रोए, कोई अपने चहीते ना खोए, अब दिन ना आए आंखें किसी की करने को नम, खुशियाँ बांट ले आजा, भुला दे दुनिया के गम। बहुत खूबसूरत है सर। तो ये आपने अभी लिखा जी, है, अभी नया कहीं है, पे पेश कहीं नहीं किया है। पढ़ा हम लोग मैंने। बहुत खुश नसीब हैं अरे, कि डीएनएन को ये सुनने के लिए मिला आपका नया गीत। सर मेरा अगला सवाल आपसे है कि आपने अपने जो निजी अनुभवों को शायरी में बहुत ही अच्छे तरीके से पिरोया है। ऐसा कौन सा व्यक्तिगत दौर रहा या घटना रही जिसने आपकी सोच और लेखन को सबसे ज़्यादा गहराई से बदला? देखिए, कुदरत ने, ईश्वर ने शायरों की और साहित्यकारों की और लिखने वालों की आंखों में डिजिटल कैमरा लगा रखा है, जो हर लम्हे की तस्वीर खींचता है। वो तस्वीर शब्दों के माध्यम से कागज़ पर उभर के आती है जी और वो एक इतिहास बन जाती है। आज मैं जो लिख रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ, वो सिर्फ आज का नहीं हो सकता। वो 100 साल बाद भी वही हालात हों, जैसा मेरा वो मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, या ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। तो ये सारी शायरी जो है, ये एक लम्हे का किस्सा नहीं है, ये सदियों तक सफ़र करने वाला हिस्सा बन जाती हैं, ये तारीख़ का हिस्सा बन जाती हैं। बेशतर हम जब शायरी के
आज से 100 साल या 150 साल पुराने इतिहास की तरफ जाते हैं तो हम उस ज़माने की शायरी का भी मुताला करते हैं कि शायर क्या सोच रहा था उस ज़माने में, कैसे हालात थे, वो शायरी में भी हमें नज़र आते हैं, सिर्फ इतिहास में नहीं। तो शेर हमेशा, जो शायर है वो हमेशा जागता रहता है। उसकी आँखों में एक कुदरत ने डिजिटल कैमरा लगा रखा है। वह लफ्ज़ों के माध्यम से अपने कागज़ पर खूबसूरत तस्वीर बनाता है, अपने अहद की, अपने ज़माने की, जो सदियों तक आपके बीच में रहती है। वो तस्वीर कभी धुंधली नहीं पड़ती। जी बिल्कुल। तो सर आपकी ज़िंदगी कितने लंबे सफ़र में देखते हुए कौन सा दौर रहा आपकी ज़िंदगी में शायरी का जो बहुत ज़्यादा आप मानते हैं कि बहुत गोल्डन पीरियड रहा? इस तरह गुज़रा है बचपन के खिलौने ना मिले और जवानी में बुढ़ापे से मुलाकात हुई। हमारा वो दौर था जब हम लोग बहुत छोटे थे और स्ट्रगल कर रहे थे। एक कमरे के मकान में रहते थे चारों भाई बहन, और उसके बाद हम कोशिश करते थे अपने तरीक़े से माँ बाप की सरपरस्ती में कि किसी तरीक़े से आगे जाएं। वो हौसला हमारे वालिद ने, वो दुआएं उनकी, वो माँ की दुआएं, ये ताज अज़मतों का यूं ही नहीं मिला है, ये ताज अज़मतों का यूं ही नहीं मिला है, अल्लाह का करम है, माँ बाप की दुआ है। यहाँ तक आने में बहुत से ज़माने देखे, बहुत सी चीज़ें देखीं, बहुत फसाद देखे, बहुत सी चिंगारियाँ देखीं, बहुत से आग देखी, मगर हैरत इस बात की है कि हिंदुस्तान फिर वहीं खड़ा हो जाता है जहाँ उसकी बुनियादें हैं। ये कभी नफ़रत की बात यहाँ हो बहुत दिनों तक ज़िंदा नहीं रह सकती, मेरा मानना ये है। और हर दौर जो मैंने देखे हैं, बहुत मुश्किल भी देखे और बहुत आसान भी देखे। मैं ये नहीं कह सकता कि आज का दौर मुश्किल था और आज से 50 साल पहले जब मैं शायरी शुरू कर रहा था वो दौर अच्छा था। सारे दौर एक जैसे ही हैं। सियासत भी वही चल रही है, शायरी भी वही है, सारे शायरी भी वही है, लेकिन वही कुछ तो शायरी है। बदलाव आया है ना सर? कोई शायरी में बदलाव नहीं आया। अगर हम सच्ची तस्वीर रख दें तो ये वादे ही वादे, इन्हीं वादों पे फिर से वादे, वादे ही वादे, इन्हीं वादों पे फिर से वादे, ज़िंदगी बीत गई तुमको तमाशा करते। या शेर है कि तुम्हारे वादों का कद भी तुम्हारे जैसा है, कभी जो नाप के देखो तो कम निकलता है। तो सियासत अच्छी खूबसूरत पन्नियों में लपट कर, सोने के पैकेज बनाकर अच्छे ख्वाब दिखा तो सकती है, मगर उस पर अमल करना बड़ा मुश्किल होता है। आज भी हमारा मुल्क दुनिया के बड़े मुल्कों में शुमार हो चुका है, हमने तरक्कियाँ कर ली और हम विश्व गुरु बनने के, मैं तो कहता हूँ, 2 कदम दूर हैं। अगर 2 कदम ही सही कर लिए जाएँ तो हम विश्व गुरु बन जाएंगे। जी बिल्कुल। सर मेरा अगला सवाल है, मशहूर शायर और गीतकार साहिर लुधियानवी साहब, उन्होंने फ़िल्मी गीतों के ज़रिए भी जो सिस्टम है, जो सोसाइटी है, उन पर सवाल उठाए। क्या आज सिनेमा जो है वो ऐसे गीतों के लिए जगह देता है? देखिए, साहिर साहब हुए, मजरू साहब हुए, आनंद बख्शी हुए, उस ज़माने में नौशाद साहब थे, कल्याण जी आनंद जी थे, और भी बहुत अच्छे अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर थे। हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब थे, लता जी थी, एक खूबसूरत सा के आसिफ जैसे डायरेक्टर मौजूद थे, दिलीप कुमार जैसी शख्सियतें मौजूद थीं फ़िल्मों में। तो वो एक गोल्डन पीरियड था हमारा। अब ना साहिर पैदा हो सकते, ना लता जी आ सकती, ना नौशाद साहब कहीं नज़र आएंगे, ना आनंद जी, कल्याण जी आनंद जी हैं, ना आनंद बख्शी नज़र, या ना इंदिवर आएंगे। तो ये हर अहद का एक अपना ज़माना होता है। शायर ने जब शेर कहे तो वहाँ पे फ़िल्में जो बनाई जा रही थी, उस दौर की का दर्द था उसमें, वो सिचुएशन पे बनाई जा रही थी। जो लोग उस ज़माने में कहानियाँ पसंद कर रहे थे, जो स्टोरियाँ लिखी जा रही थी, उसमें वो उनको शायरी के लिए मौका मिलता था कि आप अब ये गीत लिखिए इस सिचुएशन पे, आप ये नज़्म लिख दीजिए, कभी कभी मेरे दिल में ख़याल आता है। तो मुख्तलिफ़ उन्होंने रंगों में शायरी करी, मुख्तलिफ़ स्टोरीज़ में उनकी शायरी नज़र आती है। और हैरत तो ये है कि जो शायर ने शेर कह दिए हैं, वो अदब में भी बड़ी अहमियत रखते हैं, फ़िल्म में भी अहमियत रखते हैं, और आम ज़िंदगी के लोगों का एक हिस्सा भी हैं। आज जो फ़िल्में बन रही हैं, वो जितने दिन टॉकीज़ में रहती हैं उतने दिन वो उनके गाने हिट रहते हैं। उसके बाद वो टॉकीज़ से उतर जाती हैं तो वो गाने भी ख़त्म हो जाते हैं, वो फ़िल्म का भी नाम भी हो जाता है। तो वो वक्ती तौर पे है, ना उतनी मेहनत होती है उस गाने के ऊपर,
ना वो सिस्टम है, पूरे पूरे ऑर्केस्ट्रा बैठ के रिहर्सल कराते थे, अब तो आए और गाना गा के चले जाते हैं। तो बहुत कम उम्र के गाने लिखे जा रहे हैं, मगर लिखे जा रहे हैं। तो आप अभी फ़िल्में देखते हैं? कौन से डायरेक्टर की और कौन सी फ़िल्में आप मैं पसंद करते हैं? मैंने सब चीज़ें बंद कर रखी हैं पिछले 30-35 साल से। ना मैं फ़िल्म देखता, ना किसी डायरेक्टर से मिलता, ना किसी, मुझे ख्वाहिश है कि किसी बड़े हीरो से कोई मिल जाता है तो सलाम दुआ, उनका एहतराम बहुत करता हूँ। ना किसी नेता से मिलने की ख्वाहिश है कि कोई साहब मेरी कोई बड़े नेता आ जाएं, उनके सामने उनसे मिलूं या फ़ोटो खिंचवाऊं, ऐसा मेरे मुझ में नहीं है। ना जाने क्यों नहीं है, मैं समझ नहीं पाता। मैं अपनी ज़िंदगी सिर्फ शायरी और गज़ल के सहारे जीता हूँ। इसके अलावा मुझे कोई मतलब नहीं इस दुनिया से। क्या किधर जा रही है दुनिया, मुझे तो अपना काम करना, जो मेरे सुपुर्द मेरे ईश्वर ने मुझे, अल्लाह ने सौंप रखा है कि तुम इस मंच के आदमी हो, तुम्हें सिर्फ मंच पे काम करना है। बाकी जो मिलते हैं मुझे मंच पे, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ, बड़ी इज़्ज़त करता हूँ और खुश होता हूँ उनसे मिलके। जी। सर, मेरा अगला सवाल है आपसे, कैफ भोपाली साहब की जो शायरी थी और जो फ़िल्मी गीत थे, उन्होंने दोनों को बड़ा बैलेंस करके लिखा है। क्या ये जो बैलेंस है, क्या वो आज भी जारी है? क्या आप आज देखिए, के टाइम में देखते हैं? कैफ भोपाली की अगर जिसने शायरी पढ़ ली और संजीदगी से पढ़ ली तो एक अच्छा शायर बन सकता है, ये पूरी ज़िम्मेदारी से मैं कह सकता हूँ। उनका लहजा है गज़ल का, वो बहुत ही अलबेला लहजा है। आग का क्या है पल दो पल में लगती है, आग का क्या है पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक ज़माना लगता है ना। और बहुत से उनके शेर हैं कि गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा, कौन आएगा यहाँ कोई ना आया होगा, मेरा दरवाज़ा हवाओं ने हिलाया होगा। तो ये कैफ साहब हैं। कैफ साहब की शायरी और गीत ऐसा लगता है कि दोनों एक ही जैसे हैं। वो अगर कह रहे हैं कि चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हमें तैयार चलो, हम भी तैयार चलो, तो वो भी एक शायरी है, बहुत अच्छी शायरी है, उसे आप हटा नहीं सकते। या शंकर से सीढ़ियाँ धड़कती हैं, चूड़ियाँ खनकती हैं, उनका वो गीत, और कितने गीत उनके हवाले दूँ मैं। तो कैफ साहब की शायरी करना कोई आसान काम नहीं है, मगर शेर कैफ साहब को पढ़ना आसान है। पढ़िए और कोशिश करिए कि उनके लहजे को अपनाएं। और कैफ भोपाली हमारे भोपाल की शान है और हमेशा रहेंगे। उनका जो मंजूम तर्जुमा है कुरान शरीफ का, वो भी पढ़ने लायक है, देखने लायक है। जी, जी। सर, आज के जो मुशायरे किए जाते हैं, वो अब सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए हैं या फिर एक संवाद का ज़रिया भी है? आपको क्या लगता है? देखिए, मुशायरे तो जो हो रहे थे आज से 15 साल 20 साल पहले, जो शायर थे, असल में मुशायरे का मंच, चाहे वो मुशायरे का मंच हो या कवि सम्मेलन का हो, वहाँ अगर शायर नहीं है तो फिर मुशायरा क्या है। जी। देखिए, जहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने जहाँ जॉन एलिया साहब के साथ मुशायरा पढ़ा, जिस मंच पर अहमद फराज साहब पाकिस्तान से थे, जॉन एलिया थे, पीरज़ादा कासिम थे, अहमद नदीम कासमी थे, फ़हमीदा रियाज़ थीं, हमारे शहज़ाद अहमद साहब, ज़फ़र इक़बाल साहब और आपके परवीन शाकिर साहिबा थीं, वो मंच कहाँ है? हमारे मुल्क की बात कर लीजिए, बशीर बट साहब, वसीम बरेलवी साहब, बेकल उसाई साहब और आपके इरफान सिद्दीकी, वाली यासी, कृष्ण बिहारी नूर, राहत इंदौरी, मुनव्वर राना, मेराज फैज़ाबादी जैसी शख्सियतें कहाँ हैं? वो मंच कहाँ गए? वो मंच उन्हीं के लिए बने थे। अब आइए गीतों की तरफ, आपने इसकी तरफ आ जाइए। कवि सम्मेलनों का भी हाल था। नीरज जी बैठे हुए हैं एक तरफ, सोम ठाकुर साहब बैठे हुए हैं, सुरेंद्र शर्मा जैसी शख्सियत मौजूद हैं, विष्णु सक्सेना मौजूद हैं, और आपके बड़े बड़े कवि कुंवर बेचैन साहब जैसी शख्सियतें कहाँ गई? सब खो गई। अब जो नई पीढ़ी आई है, व्हाट्सअप पीढ़ी आई है, उन्हें सिर्फ व्हाट्सअप पे अपने आप को के ज़रिए शोहरत हासिल करना है। मंच होता है परफॉर्मर और शायरी का काम, यहाँ आकर वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। वो सिर्फ़ मतलब कह सकते हैं कह कि सकते जो हैं है शायर मनोरंजन हूँ का बस ही मैं, एक हाँ। ज़रिया बन चुका है। ये मनोरंजन का भी ज़रिया नहीं रहा। मनोरंजन का ज़रिया तो वो था जब सुबह रात के 8 बजे मुशायरा शुरू होता था या कवि सम्मेलन शुरू होता था। हमने जब शायरी नहीं शुरू करी थी, जब हम सुनने जाते थे, और सुबह के 5 बजे तक के एक 10-10 20-20 हज़ार आदमी लोग खड़े होकर सुनते थे। आज तो 200 और 300 लोग आना मुश्किल हो गए मुशायरे और कवि सम्मेलन में। तो मनोरंजन कहाँ रहा? ये तो व्हाट्सअप के ज़रिए बस लोग बाग माहौल बनाए हुए हैं। शायरी का माहौल मुझे व्हाट्सअप
कम से कम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तो शायरी का कोई अध्ययन मुझे नज़र नहीं आ रहा कि शायरी का कोई खूबसूरत सा पहलू नज़र आए। हाँ, कभी कभी बहुत अच्छे शायर आते हैं, इसमें कोई गलती नहीं। हमारी नौजवान पीढ़ी चाहे वो हिंदी वाले हों या उर्दू वाले हों, कोशिश तो कर रहे हैं और कोशिश हमेशा कामयाब होती है। जी सर, इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं आज के समय में शायरी की दुनिया में जो चीज़ गायब हो रही है, जिसकी कमी आपको महसूस होती है? देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं हमारे यहाँ। जिस तरह की शायरी होती थी, देखिए मुशायरे का मंच होता था और कवि सम्मेलन का मंच होता था, वो अदब का मंच होता था, तहज़ीब का मंच होता था। मुशायरे और कवि सम्मेलन दोनों के डाइस से तहज़ीब तो ख़त्म ही हो गई है। अब कोई शायर एक दूसरे की शायरी सुनना भी पसंद नहीं करता, बस बातें करते रहते हैं। पढ़ना भी पसंद नहीं करता। शायरों के हाथ से किताबें छूट चुकी हैं और कोई काम कर नहीं रहे वो लोग। दूसरी बात ये है कि मुशायरा जो था एक तहज़ीब थी कि आप किस तरह बैठे हैं, क्या सुनाएंगे। लोग अपने बच्चों को लाकर मुशायरेगाह में बिठाते थे कि यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे, मगर आज ऐसा नहीं होता। जी सर, मैं आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी। कोई ऐसा शेयर, कोई ऐसी लाइन जब आप लिख रहे हो और आपका हाथ काँप रहा हो या दिल काँप रहा हो? रमज़ान के महीना था, शाम का वक्त हो रहा था, तो मेरे अचानक से एक शेर जहन में ख़याल आया। उस वक़्त ये गज़ल में सोच भी नहीं रहा था। रोज़ा इफ्तार की तैयारियां कर रही थी तबस्सुम और मैं। मेरी 2 बेटियां हैं, एक का नाम है अनामता सल्तनत और दूसरी का नाम है ज़ियाना कायनात। दोनों अमेरिका में हैं। तो मेरे सामने छोटी बेटी आई और कुछ फरमाइश करी उसने। मैं ठीक है बेटा, अभी चल के दिला देंगे। और उसी वक्त मेरे पास मुझे ऐसा लगा कि कोई शेर कागज़ पे आना चाह रहा है, उसे रोकना नहीं चाहिए। मैं बैठा, एक कलम लिया और मैंने शेर लिख दिया। वो शेर मेरा पूरी दुनिया में महफूज हो गया। लोगों ने पसंद किया, मकबूल हो गया वो, और वो आज भी मकबूल है। और बेटियों के हवाले से है ये शेर मेरा जी। कि बेटियों के भी लिए हाथ उठाओ मंज़र, बेटियों के भी लिए हाथ उठाओ मंज़र, सिर्फ अल्लाह से बेटा नहीं मांगा करते, जिंदगी के लिए इतना नहीं मांगा करते। मैंने ये शेर सबसे पहले अपनी बेटियों को और मिसेस जो मेरी तबस्सुम मंज़र हैं उनको सुनाया, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। और फिर उसके बाद मैंने ये मुशायरों में पढ़ा तो लोगों ने बहुत पसंद किया। और ये इसे कहते हैं आमद, कि आप बिना कुछ और सोच रहे हो और शेर कुछ और हो आपके कागज़ पर आ रहा है। वो अल्लाह की तरफ से दिया हुआ तोहफा माना जाता है। जी, बहुत ही खूबसूरत है। सर, जाते जाते आपने एक गीत लिखा था गंगा की सफाई को लेकर, वो एक बार हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। वो गीत मैंने हमारे भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां के ने जब घाट पे लेके गए थे गंगा पे बनारस के, हम कई शायर थे, उसमें राहत साहब भी थे जी। उस वक्त कहा था। उन्हीं की तहरीक पे मेरा ये शेर हुआ था, तो मैं पेश कर देता हूँ। बिल्कुल सर। तुम भी पियो, तुम भी पियो, हम भी पिए रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। तुमने भी संवारी है, हमने भी संवारी है, ये ज़मीं तुम्हारी है, ये ज़मीं हमारी है। होलियों के रंगों सी, ईद की सेवइयों सी, मंदिरों के फूलों सी, सुबह की अजानों सी, इस ज़मीं पे लिखना है प्यार की कहानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। बंद देखिएगा। धर्म जो तुम्हारा है, धर्म जो हमारा है, धर्म सबका प्यारा है, बस भरम ने मारा है।
धर्म पर झगड़ते हैं, धर्म पर जो लड़ते हैं, अपनी इस बुराई से, अपनी इस लड़ाई से। शर्म से न हो जाए धर्म पानी पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। और ये बंद मैं अपने देशवासियों की नज़र करता हूँ कि हमें फ़ख्र करना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, और हमेशा होना चाहिए। हमारे धर्म जात जो कुछ हो, हम काले हों गोरे हों, ये सब नज़रअंदाज करते हुए हमें ये एक बात याद रखना चाहिए और अपनी पीढ़ी को विरासत में देके जाना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं। कश्मीर वाले हों, दिल्ली के जियाले हों, यूपी के हो मत वाले या बिहार के पाले, गीत गाते गुजराती बन के सब रहे साथी। कोई धर्म वाले हो, गोरे हो या काले हो, जात हम सभी की है हिंदुस्तानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत 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 खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगा सर सुन के। आपकी जो शायरी है वो सुनने के लिए ही नहीं है, वो एक समझने के लिए, सोचने के लिए लोगों को मजबूर कर देती है। बहुत बहुत शुक्रिया DNN 24 के साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मंजर भोपाली साहब, जिनकी शायरी जो है वो सिर्फ सुनने की चीज़ नहीं है बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर देती है। ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज और नई नई शख्सियत के साथ इंटरव्यूज देखने के लिए देखते रहिए DNN 24 और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।